हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्स इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कीरी और सुकांत के बारे में देखा था कि कीरी जो है सुकांत जहाँ रहता है वहाँ जाती है धनबाद और वहाँ वो देखती है सब ब्लैक कलर में है, तो कोयला के बारे में वो लोग बात करते हैं। फिर उनको मिनरल के बारे में पता चलता है। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, ये सारी चीज़ें हमने देखी और कहाँ कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट्स में क्या कौन से मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। अब जो है नेक्स्ट हम जो है यूजेस ऑफ मिनरल्स, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है सेकेंड पार्ट। So minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hards. तो minerals जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आपका आयरन से रिलेटेड हो गया, आपका कॉपर से रिलेटेड हो गया, आपका जिंक से रिलेटेड हो गया, आपके मतलब बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स होते हैं। कई मिनरल्स में पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मिनरल्स जो जहाँ पे यूज़ होते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ मिनरल्स यूज़ होते हैं। सो मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर वेरी हार्ड। जो जेम्स मतलब जो पत्थरे वगैरह जो मालाएं बनाने के लिए यूज़ होता है, जो ज्वेलरीज वगैरह में यूज़ होता है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। दे आर इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, दे आर देन इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के हिसाब से फिर उनको स्टाइल दिया जाता है, कटिंग की जाती है, उसके बाद ज्वेलरी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ज्वेलरी में लगाया जाता है। सो कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। तो कॉपर एक ऐसा मेटल है हर जगह, मतलब कॉइन्स में आपका कॉइन्स आते थे कॉपर के, पहले ज़माने में कॉपर के कॉइन्स आते थे। अभी तो प्रॉपर कॉपर के कॉइन्स नहीं होते, नहीं तो आपके कॉपर का जो वायर्स वगैरह होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उसमें कॉपर होता है, बहुत सारी चीज़ों में कॉपर यूज़ होता है। तो सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो सिलिकॉन जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। तो इसका जो ओर क्या है उसे क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का जो ओर होता है, एल्युमिनियम का ओर मतलब एक पर्टिकुलर एक रॉक होता है, ठीक है, उसे ओर कहा जाता है, जिससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। क्वार्ट्ज जो है एक ओर है जिससे सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके ओर्स होते हैं। सो एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर बॉक्साइट एंड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स। तो एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, एरोप्लेन्स के पार्ट्स हो गए, इसे एल्युमिनियम से बनाया जाता है। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज बॉटल्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ होता है। जो फ्रेम्स वगैरह हैं, विंडो के फ्रेम, वो सब एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं। और इवन किचन कुकवेयर, सो किचन कुकवेयर्स भी एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम के काफ़ी सारे बर्तन आते हैं। सो आज की डेट में पहले तो यूज़ होते थे, लेकिन आज की डेट में कहा जाता है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, तो एल्युमिनियम इज़ नॉट गुड फॉर एवर हेल्थ, तो ऐसा कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ये जो मिनरल्स हैं हमारी जो धरती पे हमको मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो हमको इसको कैसे रिसाइकल करना है। तो रिसाइकल का 3R होता है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो हम अपना जो यूज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर जो है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। थिंक एंड एक्ट। सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो मिनरल्स क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स की श्रेणी में नहीं आते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो हज़ारों साल लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन में। The rate of formation is much smaller than rate at which human consume these minerals. तो देखिए 1000 साल किसी चीज़ को बनने में लगते हैं। ह्यूमन की एवरेज एज क्या होती है, 60, 70, 80। ओके, तो एवरेज एज जो है उसके हिसाब से इनका रेट फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही धीरे है। तो जो जिस हिसाब से ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं इन मिनरल्स से, तो एक दिन ऐसा हो जाना है कि ये मिनरल्स हमारी धरती से ख़त्म ही हो जाए। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनका वेस्टेज ना करें माइनिंग के प्रोसेस में भी। एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। तो ये जो मेटल्स है इन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि वो ये जो मिनरल रिसोर्स है इन्हें हम आगे अपने आने जाने आगे जो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए कंजर्व करके रख सके। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और ये भी सोच करके चलते हैं कि आगे जनरेशन के लिए वो कंजर्व करें, इसे क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सो पावर रिसोर्स की हमको बात करनी है। तो पावर रिसोर्स क्या होता है? सो नेचुरल पावर ग्रिड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपने कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा रोड्स के किनारे। तो ये क्या है? ग्रिड है, पावर ग्रिड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। सो पावर रिसोर्स के बारे में हमको देखना है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम अपने घर के अप्लायंसेस चलाते हैं उनके बारे में। सो सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। तो सनी की मदर जो है अपना दिन कैसे चालू करती है? गीजर चालू करती है। तो गीजर क्या होता है? बाथरूम में एक डिवाइस होता है, एक कंटेनर टाइप का डिवाइस होता है जहाँ पे जिससे पानी गर्म होता है। सो शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। तो सनी की मदर क्या करती है? उसके उठने से पहले जो है सनी के जो कपड़े हैं उसको आयरन कर देती है, मतलब जो हम लोकल लैंग्वेज में प्रेस बोलते हैं। देन she then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender। तो यहाँ पे जितनी चीजें बता रही है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो किचन में जाती है और एक ग्लास ऑरेंज जूस का बनाती है, वो भी ब्लेंडर में। तो यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेस यूज कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे गीजर में, स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए आयरन में, ब्लेंडर में। सो सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, come and have your breakfast, call out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny। तो सनी को फिर आवाज देती है कि क्या तुम नहा लियो? अगर नहा लियो तो ब्रेकफास्ट के लिए आओ, ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो सनी जो है ब्रेकफास्ट किस पे प्रिपेयर कर रही है? गैस स्टोव। गैस स्टोव क्या होता है? कहाँ से उसमें पावर आता है? मीन्स कहाँ से उसमें आग जलती है, जो गैस जलता है उसे वहाँ वो कैसे होता है? एलपीजी से। एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो उससे हम अपने घर पे खाना बनाते हैं। While going to school, Sunny forget to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. तो सनी जो है जब स्कूल जाता है तो लाइट और पंखे जो है बंद करना भूल जाता है, तो और मदर जो है उसको बंद करती है। उसके बाद वो सोचती है कि सिटीज में हम रहते रहते हम बहुत कंफर्टेबली तो रह रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। किसके डिपेंडेंट? मतलब आधारित हो गए हैं, आधार में हैं। किसके ऊपर डिपेंड हो गए हम? किसके ऊपर आधारित है हम? गैजेट्स के ऊपर। हर चीज़ के लिए हमको गैजेट चाहिए। आज हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। टेलीविज़न देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। सो टेलीविज़न के लिए तो कोई एकदम यूज़फुल चीज़ तो है नहीं। अगर हम कुछ हमको पीसना है, अगर मिक्सी जैसे ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर की हम बात कर रहे हैं, मिक्सर जो ठीक है हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो हम हर चीज़ के लिए किसी न किसी चीज़ पे आश्रित होते जा रहे हैं। सो आज की डेट में जैसे कि अब डिश वॉशर भी आ गए हैं। डिश वॉशर तो खैर बहुत समय से है, लेकिन अभी जो है लोकल घरों में भी डिश वॉशर आ गए हैं, कॉम्पैक्ट साइज में आ गए हैं। तो बर्तन धोने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है? डिमांड और सप्लाई में बहुत ही फ़र्क आ रहा है। तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई जो है वो उतनी नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो पावर एंड एनर्जी प्लेस ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ। We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense। तो पावर और एनर्जी, ठीक है, पावर या फिर एनर्जी हम बोल सकते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमको पावर और किस किस चीज़ों के लिए चाहिए? इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए चाहिए, जो भी उद्योग है उनको चलाने के लिए। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कैसे? जो टुल्लू पंप वगैरह रहते हैं खेतों में, और जो ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं, सारे पावर से ही तो चलते हैं, एनर्जी से ही तो चलते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होके। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। पेट्रोल डीजल डलते हैं गाड़ी में तभी तो गाड़ियाँ चलती हैं। कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। कम्युनिकेशन, मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल किससे चार्ज होता है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है। तो सब चीज़ों के लिए हमको क्या है? पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज। तो इन पावर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल। तो कन्वेक्शनल रिसोर्स वो होते हैं जो हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड हो गया। और नॉन कन्वेक्शनल जो आपका
पेट्रोल डीजल ये सब आ जाता है। तो कन्वेक्शन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। सो कन्वेक्शन रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम कन्वेक्शन का मतलब भी यही होता है कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करते आए हैं, मतलब वो बहुत सालों से यूज हुआ है। जैसे कि हम अगर कोई किसी कन्वेक्शन रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आएगा उसमें है फायरवुड। तो पहले के ज़माने से जो आदि मानव है उसने फायर की खोज की, उसके बाद जो है उसने फायर में जो है खाना पकाना सीखा। फिर पहले जो है गांव में, आज तो गांव में भी एलपीजी यूज होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी बहुत सारे घरों में लकड़ियां जला के ही खाना बनाया जाता है। तो फायरवुड हो गया और फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये दो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जो फॉसिल्स जो अंदर रह जाते हैं, जो अर्थ के अंदर बहुत अंदर कुछ पेड़ हो गए, जानवर हो गया, तो ये क्या है, बहुत समय पहले वहाँ अंदर दफन हो जाए रहते हैं और एक समय के साथ, टेम्परेचर के साथ, हीट प्रेशर के साथ वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जो भी प्लांट्स वगैरह अंदर हैं। तो इससे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फायरवुड की बात करेंगे। सो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो फायरवुड का हम यूज़ क्यों करते हैं? कुकिंग और हीटिंग, खाना बनाने के लिए और गर्मी के लिए। सो इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम फ्रॉम फायरवुड। तो हमारी कंट्री में आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 50% जो है एनर्जी विलेजेस फायरवुड से पाते हैं, मतलब लकड़ियाँ जला के पाते हैं। रिमेनिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, उस जमीन के अंदर जो है मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत 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 सारे मिलियन ऑफ ईयर्स आप समझ सकते हैं। तो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो अंदर दफन हो गए थे, वो बरी हो गए थे। तो हीट और प्रेशर के साथ वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द 3 मेन सोर्सेस। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये 3 मेन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो इन ये चीज़ों के बारे में हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। कोल होता है, कोयला तो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है। जो पेट्रोलियम होता है उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ें हम साइंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्शन एनर्जी रिसोर्स के बारे में हमको जानना है। सो कन्वेक्शन एनर्जी रिसोर्स आपका हो गया, ये हो गया आपका फायरवुड। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया गया है। कोल हो गया आपका हाइडल पावर हो गया, ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कन्वेक्शन एनर्जी रिसोर्स के बारे में। तो एक एक करके देखेंगे हम। तो ऑयल और नेचुरल गैस, इसके दो एडवांटेजेस सेम है, डिसएडवांटेजेस सेम है और एडवांटेजेस हमारे अलग अलग हैं। तो ऑयल का एडवांटेजेस क्या होता है? इजी टू ट्रांसपोर्ट। सो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है टैंकर्स वगैरह में। तो बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, और ये बेसिस है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का। नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो पाइपलाइन के थ्रू जो है इसको इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। तो ऑयल और कोल से ये क्लीनर होता है, मतलब ये ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता, इससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलता और चीपर है। ऑयल जो है, ऑयल से क्या होता है, नेचुरल गैस जो है चीपर होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। तो अगर कभी भी तेल गिर जाता, ऑयल स्पिलेज मतलब जो टैंकर्स में अगर तेल आ रहा है, तेल टैंकर पलट गया, पूरा तेल बिखर गया, तो इससे क्या है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। मीन्स ये जो ऑयल है वो उसके फैलने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज गैस लीकेज। अगर गैस भी लीकेज हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पोल्यूटेंट रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, और इनसे जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है वो एसिड रेन कॉज करते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, और ये जो जाता नहीं है हमारे पृथ्वी में, तो इसका एक्सप्लोरेशन, इसको एक्सप्लोर करना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट हमको फायरवुड के बारे में जानना है। तो फायरवुड इजीली मिल जाते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। इजीली एक्सेस मतलब इजीली मिल जाते हैं, इजीली हम कहीं से भी पा सकते हैं इसको। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इससे जो है जैसे कि हमने देखा 50% जो इंडिया के जो विलेजर्स हैं वो फायरवुड का यूज़ करके खाना बनाते हैं। तो एनर्जी जो है ये बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमको डिसएडवांटेज, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी लकड़ी लेने जाना है तो उसको इकट्ठा भी करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पोल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा होता है। पोल्यूटिंग मतलब
प्रदूषण होता है इससे। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको प्रमोट करता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इससे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, लकड़ियाँ काटने से पेड़ पौधे कटेंगे, जंगल कटेगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों को काटते हैं, उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, मतलब फॉरेस्ट का खत्म होना। कोल का एडवांटेज ये क्या है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, तो एफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो पोल्यूटिंग सोर्स है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और बल्कि टू ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैवी मटेरियल है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बल्क में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेक्स्ट अपना हमारा है हाइडल पावर। सो हाइडल पावर बहुत ही अच्छा पावर रिसोर्स है, नॉन पोल्यूटिंग है, इरिगेशन और फिशिंग को भी ये प्रमोट करता है, और ये चीप भी है, ठीक है। जहाँ पे अगर पानी का स्रोत है तो वहाँ पे हम इरिगेशन और फिशिंग को भी वो कर सकते हैं, और सस्ता भी है। डिसएडवांटेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो अगर हाइडल पावर स्टेशन हमको खोलना है तो इसके लिए जो लोकल कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो इन ड्यूटिंग लो इनोडेंट्स लो लाइंग एरिया, सो इसके लिए लो लाइंग एरियाज की ज़रूरत होती है। लो लाइंग एरिया होगा तभी तो पानी नीचे इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे हम टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। एक्सटेंसिव टू सेटअप, और इसका सेटअप जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सो दिस रिजर्व्स, द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड, तो इनके रिजर्व्स जो है वो थोड़े से लिमिटेड है कन्वेक्शनल के। द रेट एट विच द ग्रोइंग पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो ये जो कन्वेक्शन रिसोर्सेज है, मीन्स कोल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जो रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं इनका फॉर्मेशन इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है, और हम इसको कंज्यूम कितने जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हर जगह इनका यूज हो रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, रोड में गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, तो ये जो है इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, और इनके कंजप्शन ज़्यादा होने से जो है ये जल्दी एग्जॉस्ट होने के कगार पे है, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लेडी की बहुत ही अच्छी फोटो दी गई है जो लकड़ियाँ लेके जा रही है, ठीक है, वुमेन कैरिंग फायरवुड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक पिक्चर है। नेक्स्ट हमको कोल के बारे में देखना है, डिटेल में हम कोल के बारे में देखेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। सो दिस इज मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, तो ये बहुत ज़्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है। मोस्ट एविडेंटली मतलब मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है। इट इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as iron and steel, steam industry, steam engines and to generate electricity। तो ये डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर में जो पहले सिगड़ी जलाया जाता था उसमें भी कोयला का यूज़ होता है, और इंडस्ट्रीज़ में आयरन और कोल की जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे फर्नेस में जो लोहा जो पिघला जाता है ना, लोहा पिघालने के लिए, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन्स में यूज़ किया जाता था, आजकल तो स्टीम इंजन्स का चलन बहुत कम हो गया, स्टीम इंजन से पहले यूज़ किया जाता था, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो एनर्जी, सो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कोयला से फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो वहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है। एक बहुत ही बड़ा मतलब बर्तन होता है, मतलब फर्नेस इसको कहा जाता है, उसमें क्या है, पानी उबाला जाता है, पानी से जब स्टीम जनरेट होता है तो वो टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन घूमने के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पिक्चर्स में मत जाइए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, तो कोल जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो कब बना था, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत 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 साल पहले, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये फॉर्म हुआ था। when gain ferns swarms got buried under the layers of earth, जब बहुत बड़े बड़े जो है ferns, ठीक है, ferns छोटे छोटे पौधे होते हैं, और swarms, ठीक है, ये भी एक तरीके का मतलब swarms, जो swarms मतलब कैसे बताऊं, जो लद्दी बोलते हैं ना, मतलब जैसे जो गीला गीला ज़मीन होता है, जो कीचड़ वाला ज़मीन होता है, उस तरीके का, जहाँ पे मतलब जैसे कि तो एकदम गीला गीला ज़मीन होता है, और ऊपर में एकदम गंदी कलर ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, काई 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 टाइप का, तो उस एरिया को स्वाम्प बोलते हैं। तो इस तरीके के फर्न स्वाम्प जो अंदर जमा हो गए थे, तो इससे कोल बनता है। सो कोल इज देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, तो इसलिए कोल को क्या कहा जाता है, बरीड सनशाइन, मतलब किसी टाइम में वो बहुत ही मतलब सुंदर जगह रहा होगा, लेकिन वो समय के साथ इन अंदर दब गया, ठीक है, कुछ आपदा आई होगी, क्योंकि हम तो पता नहीं, हमें मिलियन ऑफ ईयर अर्थ में बहुत डायनासोर्स भी थे, उस समय का भी जमाना था, तो इसे इसलिए क्या कहा जाता है, बरीड सनशाइन।
द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने इससे पहले भी हमने देखा था जब हम पूरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख रहे थे। तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो ये सारे जो हैं ये कोल प्रोड्यूसर्स हैं। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा होता है, लीडिंग मतलब सबसे आगे। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड, ये सारे एरिया में कोयला बनता है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है? कोरबा वाला जो एरिया है वहाँ पे कोयला मिलता है, कोल की माइंस है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है ये थर्मल पावर स्टेशन का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हमको पेट्रोलियम के बारे में जानना है। तो यहाँ पे ये क्रूड ऑयल को हाथ से दिखाया गया है यहाँ पे। The word petroleum. The word petroleum is derived from the Latin word petra means rock, oleum means oil. So petroleum means rock oil. तो petroleum का मतलब क्या होता है? rocks, rocks के अंदर में जो oil जमा है उसे petroleum oil कहा जाता है। So petroleum, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोलियम जो है एक इस तरीके का ब्लैक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है। तो उससे उसे प्यूरिफाई करके इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पेट्रोल बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे रेसिड्यूज निकलते हैं, तो अलग अलग जो प्रोपोर्शन में उसको फिल्टर किया जाता है तब ये चीज़ें बनती हैं। तो पेट्रोल जो तो है इसी से बनता है। फिर जो ऑयल जो हम साइकिल में डालते हैं ना जिससे पहिया अच्छे से चल सके वो इससे होता है। तो ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम। सो इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक, तो रॉक्स के बीच में ये मिलता है और इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। और इसको ड्रिलिंग के थ्रू, ठीक है, हमने प्रोसेस भी देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो ड्रिलिंग के थ्रू जो है ऑयल फील्ड्स को लोकेट किया जाता है, ड्रिल करके जो ऑयल फील्ड्स है वहाँ से निकाला जाता है। और कहाँ पे ये लोकेट होते हैं? कोस्टल एरियाज में या फिर शोर्स, मतलब जो किनारा होता है वहाँ पे। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज, और इसके बाद जो है रिफाइनरीज में इसको भेजा जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो पेट्रोलियम ऑयल है, इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोल बनने से पहले इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल को कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज में जो है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रूड ऑयल से रिफाइनरीज में बनाई जाती है, मतलब अलग अलग फिल्टर करके निकाला जाता है। तो पेट्रोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड्स एंड दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो पेट्रोलियम और इसके जो भी मतलब पेट्रोलियम और इनके जो भी डेरिवेटिव्स है, मतलब इसके साथ साथ जो हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और जो मुख्य जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो कौन से हैं? ईरान है आपका, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर, और इसके साथ साथ जो और अन्य जो है प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो जहाँ पे ये ऑयल मिलता है, तो वो कौन से हैं आपकी? यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। तो ये कंट्रीज हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, और इंडिया में कहाँ है? दिग्बोई इन असम, असम में है दिग्बोई में। बॉम्बे हाई इन मुंबई, मुंबई में है बॉम्बे हाई। एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा और गोदावरी रिवर्स, और जो कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा है वहाँ पे। नेक्स्ट हमको नेचुरल गैस के बारे में जानना है। सीएनजी कभी सुना होगा, तो यही इसी चीज़ को कहा जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेस लेस पोल्यूशन एंड देन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो सीएनजी से मोस्टली ऑटो वगैरह चलता है, कार्स भी आते हैं सीएनजी के। तो ये जो है पॉपुलर और इको फ्रेंडली मतलब इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है। और ये थोड़ा सस्ता भी होता है पेट्रोल और डीजल से। तो आज की डेट में पेट्रोल भराना मतलब पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, 100 रुपीज़ लीटर तक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत ही कम होता था रेट, और आज की डेट में तो बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर भी हो गया होगा, मुझे उतना अच्छे से आइडिया नहीं है। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। तो नेचुरल गैस जो है वो जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं, जो हमने ऊपर ये जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट देखा वहीं पे ही ये भी मिलते हैं। एंड इट इज रिलीज्ड, और ये कब रिलीज होते हैं? जब क्रूड ऑयल जो है सरफेस पे आता है। तो क्रूड ऑयल के साथ साथ जो है ये नेचुरल गैस भी रिलीज होते हैं।
इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल और डोमेस्टिक फ्यूल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। डोमेस्टिक यूज़ मतलब घर में हम जो यूज़ करते हैं उसको डोमेस्टिक यूज़ कहा जाता है, इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं इन इंडिया। और इंडिया में जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर वाला एरिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस। तो इन एरियाज में जो है नेचुरल गैस मिलता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्वायर ऑफ देयर ओन। तो बहुत ही कम कंट्रीज है, इनका जो स्रोत है बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके पास इन नेचुरल गैस का स्रोत है। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, तो इन जो फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा हमारे उपयोग करने से ये जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। डिप्लीशन मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern। और इनसे जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जब इन्हें चलाया जाता है तो ये भी बहुत ही कंसर्न करने वाला, मतलब बहुत ही मतलब ध्यान देने वाला एक मुद्दा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होने से जो है हमारे कंट्री में, आप सब जो को जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। एयर जो है इतना पोल्यूटेड हो गया है कि सांस लेने में बीमारियां इतनी बढ़ते जा रही है। So unchecked burning of fossil fuel is like unchecked dripping tap which will eventually run dry। तो अगर इन जो बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसको हम लगातार बन रहे हैं, इनको चेक करना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेतड़ासा ऐसा यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनको बनने में कितने साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर एंड अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए जो है हमको बहुत ज़रूरी है, टैपिंग मतलब हमको स्विच करने की ज़रूरत है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के तरफ, जो कि क्लीनर है और जो अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स के। तो इनके बारे में हमको देखना है। तो हाइडल पावर सो हमको ये नॉर्वे जो है ये फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड की थी। ठीक है, हाइडल पावर के बारे में हमको देखना है। सो रेन वाटर एंड रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो रेन वाटर या फिर रिवर वाटर जो भी है ना, पानी होना चाहिए। तो पानी को क्या किया जाता है, ऊपर डैम में स्टोर किया जाता है और इनको बहुत ही मतलब इस तरीके से नीचे गिराया जाता है। एंड मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम। तो ये जो फॉलिंग वाटर है, ये जो पानी गिर रहा है, वो पाइप्स बने हुए होते हैं डैम में। ठीक है, डैम सबने देखा होगा। और जिससे ये जो पाइप्स है, इससे क्या होता है, टर्बाइंस, अंदर टर्बाइंस लगे रहते हैं। टर्बाइन कैसे रहता है, जैसे कि आपका फैन रहता है, उसी तरीके के ब्लेड्स वाले पंखे होते हैं। तो ये जो टर्बाइन वाले जो ब्लेड्स हैं वो इनके बॉटम में लगाए जाते हैं डैम में। द मूविंग ब्लेड, और ये जो ब्लेड्स हैं वो चलते हैं, मतलब लगातार फिर चलना चालू कर देते हैं, जैसे कि हमारा फैन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, सो दिस इज, और इससे क्या है, जनरेटर, जो जनरेटर होता है, जनरेटर के बारे में हम साइंस में पढ़ेंगे। सो द मूविंग ब्लेड टर्न्स अ जनरेटर। तो जनरेटर को वो करता है, घुमाता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो पानी जो डिस्चार्ज हुआ है, मतलब यहाँ ऊपर से हाइट से गिरा है, उससे क्या है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो डबल फायदा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी, इरिगेशन के लिए भी, और ये मछली पालन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर के थ्रू जनरेट होता है। सो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। एंड सम हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है उनके बारे में बताया जा रहा है, भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागर सुरजुना एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे जो है हाइडल पावर स्टेशन है। द साइट ऑफ द फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इज स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में वर्ल्ड का सबसे पहले सोलर और विंड पावर बस शेल्टर बनाया गया है। तो हमको यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे जो है हाइडल
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये क्या है, वाटर रिजर्वायर है जो पानी यहाँ पे स्टोर किया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब पानी को यहाँ छोड़ा जाता है तो पानी क्या है, एकदम तेज गति से यहाँ निकलता है, ठीक है। पानी, ये डैम है, डैम के इधर पानी है। तो यहाँ पे जो ये डैम का रास्ता है, ये डैम आप कभी ना कभी जब जाएंगे ना तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या प्रोसेस होता है, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब लाइव हम देखते हैं। तो ये पानी जो है इधर से जाएगा, ठीक है। ये जो पाइप्स वगैरह बने हैं तो इससे ये टरबाइन, ठीक है, ये पंखा जैसे ही होता है लेकिन इसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, लंबे लंबे ब्लेड्स होते हैं, चौड़े चौड़े ब्लेड्स होते हैं, लंबे और चौड़े ब्लेड्स होते हैं। तो ये इसको घुमाएगा, तो इससे घुमाएगा तो जनरेटर जो है उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कन्वेक्शनल जो रिसोर्सेज है एनर्जी के, उनके बारे में हमको देखना है। सो द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इस शॉर्टेज। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नेचुरल गैस के यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो इनका क्या है, कहीं ना कहीं फिर शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और ये एस्टिमेट किया जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रेजेंट रेट है कंजप्शन का, मतलब जो इनके यूज़ का प्रेजेंट रेट है, उसको अगर कंटिन्यू किया जाए तो ये जो रिजर्व्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के और ये अदर्स जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज कैन ऑल्सो कॉल एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो इनसे, और ये एग्जॉस्ट होंगे तो अलग बात है, लेकिन इनका जो यूज़ हो रहा है इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होते हैं। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो इसलिए जो है नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स, मतलब जो हमेशा से यूज़ नहीं होते जा रहा था, जिनका चलन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। तो इनको यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज दे आर रिन्यूएबल। तो सोलर जो है सन की एनर्जी तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, आपका विंड एनर्जी, विंड भी कहीं नहीं जाने वाला। और टाइडल एनर्जी क्या होता है, टाइड्स पढ़ा था हमने कभी ना कभी, जब हम प्रीवियस चैप्टर्स में थे, क्लास 6 में थे, तो हमने टाइड्स के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है, समुद्र की जो लहरें रहती हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें रहती हैं, उन्हें टाइड्स कहा जाता है। तो ये है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये डैम दिख रहा है, डैम के गेट्स है, जब गेट खोला जाता है तो पानी छूटता है और अंदर जो पाइप से जो पानी जा रहा है वहाँ से टरबाइन होकर जनरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। तो हमको पता है कि जब हम सूरज में निकलते हैं तो सूरज की रोशनी हम पे पड़ती है, सूरज की गर्मी हम पे पड़ती है। तो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर एनर्जी, ठीक है, आज के डेट में सोलर एनर्जी का काफ़ी यूज़ हो रहा है, धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। तो सोलर सेल्स होते हैं जो सन की एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब वो चार्ज होते हैं उससे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो मैनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट। तो ये बहुत सारे जो इस तरीके के सोलर सेल्स जो हैं, ठीक है, सोलर पैनल आपने देखा होगा बहुत आजकल बहुत यूज़ में है, इवन जो स्ट्रीट लाइट्स है उसमें भी लगा हुआ होता है ताकि वो ऑटोमेटिकली मतलब जल जाए, जब दिन भर चार्ज हो रात में जल जाए, इस तरीके के आजकल आ गए हैं। सो ये जो सेल्स है उनको ज्वाइन किया जाता है और इसे सोलर पैनल बनाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। तो ये जो सोलर पावर है इसको हीटिंग और लाइटिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज विच आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट। तो जहाँ पे जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जैसे कि हमने पढ़ते आ रहे हैं हम ज्योग्राफी में, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सन की रेज जो है वहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोलर एनर्जी वाली जो टेक्नोलॉजी, इसको हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जिससे हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटर्स। ठीक है, सोलर एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो जैसे कि मैंने बताया, जो कम्युनिटी जो रोड्स में जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है उनमें भी आजकल सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं जो ऑटोमेटिकली आजकल बहुत सुंदर सुंदर, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में देखिए, नेट में गूगल में ही सर्च करिए तो सोलर लैंप्स आप सर्च करिए, तो आप अपने घर के बाहर उस लैंप को लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा और रात में ऑटोमेटिकली जलेगा। तो ये सिस्टम भी आ गया है, देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर उसमें जो गमले वगैरह है ना उसमें भी लगाने के लिए वो लाइट्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, तो आप वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस है एनर्जी के, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में कोई
पॉल्यूशन नहीं होता, नॉन पॉल्यूटिंग है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार सेटअप करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होते रहेगा, वो भी बहुत ही कम लागत के साथ में। सेफ है, क्लीन है। एडवांटेज क्या है, नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है, जो विंड एनर्जी का जो टरबाइन चलता है, जो ऊपर में जो पंखे लगे चलते हैं, उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। तो विंड मिल्स का जो सेटअप है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, एक बार सेटअप करना है, लेकिन सेटअप जो है थोड़ा सा कॉस्टली है। और ये जो जब विंड एनर्जी जो पंखे चलते हैं ना विंड एनर्जी के, तो इससे जो रेडियो और टीवी का जो रिसेप्शन है वो उससे वो डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब रेडियो और टीवी के जो रिसेप्शन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। और हार्मफुल टू बर्ड्स, तो बर्ड्स जो है वो अपना जैसे जाते रहती है, तो अगर उससे टकरा जाए तो उनकी मौत हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी। एडवांटेज क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब खत्म नहीं होने वाला है, पोल्यूशन भी नहीं होता है। एडवांटेज क्या है, वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है भाई, मछली वगैरह का, बहुत सारे जो जानवर जो समुद्र में रहते हैं, और डिफिकल्ट टू हार्नेस, तो इनको यूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है, इन एग्जॉस्टेबल, मतलब खत्म नहीं होने वाला है, पोल्यूशन भी नहीं होता। अब डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड, तो इससे क्या है, मतलब जल्दी से मतलब वो डिफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए वो वेस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है अभी तो बताया नहीं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, यूरेनियम वगैरह के अगर बारे में आपने सुना होगा, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उससे जब वो निकलते हैं तो उससे एक एनर्जी भी निकलती है, तो उस एनर्जी को यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वो एमिट करते हैं, निकालते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उससे जो है बहुत नुकसान हो सकता है और एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस जो है लो कॉस्ट होता है। बायोगैस क्या होता है बताया तो नहीं। तो बायोगैस क्या होता है, एक टैंकर, ठीक है, एक टैंकर में जो कचरा हम डालते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, मतलब जो सड़ गल सकता है, जैसे कि गोबर हो गया, इवन ह्यूमन के जो फेस, मतलब ह्यूमन का जो पॉटी है वो उससे भी बनाया जाता है, उससे भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं उस बात नहीं कर रही, उससे बन सकता है मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे घर का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हम डालेंगे, तो इससे जो गैस निकलती है उसको यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या फिर गैस वगैरह जो हम नॉर्मल जो चूल्हा जलाते हैं उसके लिए भी। तो लो कॉस्ट है, ईजी टू ऑपरेट है, मेक यूज़ ऑफ बायोवेस्ट, तो बायोवेस्ट का यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको वो इंक्रीज होता है, CO2 जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, आपने कई जगह सुना होगा, धरती के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है, मणिकर्ण का मनाली वगैरह, शिमला मनाली वाले रीजन में है, और भी कई सारे रीजन में है। तो ये क्या है, एक इको फ्रेंडली है, ठीक है, इको फ्रेंडली है और हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉस्टली है क्योंकि बाहर शहर से हमेशा बाहर में ही होता है। तो ये सोलर पैनल्स है जो एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं। और नेक्स्ट इज विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी के बारे में हमको देखना है। तो विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये खत्म नहीं होने वाला एनर्जी है। सो विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इनमेमोरेबल। तो विंड मिल्स का जो है यूज़ बहुत समय पहले से होते आ रहा है, जैसे कि जो ग्रेन्स वगैरह है उनकी ग्राइंडिंग के लिए, आटा वगैरह पीसने के लिए और पानी को लिफ्ट करने के लिए। सो इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल एंड कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मॉडर्न टाइम में जो है हम विंड मिल्स होते हैं, इस तरीके का विंड मिल होता है, ये इस तरीके का विंड मिल होता है, जो हाई स्पीड विंड जब बहुत तेज से बहती है तो वो विंड मिल को रोटेट करता है, जिससे जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो विंड फार्म्स मतलब जहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे लगे हुए होते हैं, इस तरीके के फैंस। तो विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स, तो विंड फार्म्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं। और ये कहाँ लोकेट किए जाते हैं, कोस्टल रीजन में या फिर माउंटेन पासेस में, जहाँ पे बहुत ही तेज हवा जो है बहती है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो, तो इसके लिए तेज हवा भी चाहिए और स्टडी मतलब एक डायरेक्शन में बहने वाली हवा चाहिए। अब ये नहीं इधर से हवा इधर से हवा इधर से, इस तरीके का नहीं चलेगा, स्टडी होना चाहिए विंड फ्लो।
सो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन। तो ये जो लोकेशंस है यहाँ पे विंड फार्म्स आपको मिलेंगे फॉर नोटेड विंड एनर्जी प्रोडक्शन। छोटे छोटे तो बहुत जगह है, गुजरात में भी है, बट ये नोटेड हम अगर जानना चाहे जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो वो है नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के बारे में हमको देखना है। सो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई जो है होते हैं एटम्स होते हैं जो हम साइंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम। सो दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन। तो ये जो फ्यूल्स है यूरेनियम, थोरियम, ये क्या होता है इनके साथ में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिशन क्या होता है, एक न्यूक्लियाई है उसको ब्रेक करके दो न्यूक्लियाई में डेवलप करना, तो इसे फिशन कहा जाता है। फिर ये पर्टिकुलर और दूसरे दो भागों में बटेगा, तो ये इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब ये अगर उल्टा होता है, मतलब दो न्यूक्लियाई बन के एक न्यूक्लियाई बने, तो इसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। सो इससे बहुत ज़्यादा पावर एमिट होता है। तो द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ न्यूक्लियर द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर पावर, यूएसए और यूरोप में। और इंडिया में राजस्थान और झारखंड में बहुत लार्ज डिपॉजिट है यूरेनियम के। सो थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजिट सैंड्स ऑफ केरला। और थोरियम कहाँ पे मिलता है, केरला में मिलता है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है इंडिया में, कहाँ पे, कल्पाका इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश और कायगा इन कर्नाटका। तो इन सारे जगह में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद हमको जियोथर्मल पावर स्टेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सोलर कुकर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी ओल्ड कार है उसका ट्यूब को लेना है, उसको फुलाना है और उसको वुडन प्लेटफॉर्म में रख देना है। पेंट करना है एक एल्यूमिनियम वेसल को ब्लैक आउटसाइड, और 1 कप राइस और 2 कप पानी उसमें डाल के रखना है। और इस तरीके से जो है हम कुकर में खाना बना सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो हीट ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। तो जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। तो जो अर्थ से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइसेस स्टीडली एज वे गो डीपर। तो हमने क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। समटाइम्स दिट हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। और कई बार क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी जो अर्थ के अंदर है वो क्या हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है हॉट स्प्रिंग के थ्रू। मतलब अब हमको तो पता है कि पानी जो है अंदर से आता है, जो अंदर का जो स्रोत है पानी का, ठीक है, वहाँ पे वो पानी कुछ वहाँ पे प्रोसेस हो गया होगा जिससे वो पानी गर्म हो जाता है, तो और वो ऊपर आते जाता है हॉट स्प्रिंग्स के थ्रू। स्प्रिंग मतलब झरना जो पानी ऊपर नीचे से ऊपर आता है, अंदर से आता है। तो दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। तो ये जो हीट एनर्जी है उससे भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। सो हीट यहाँ से जो ये हॉट वाटर है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया गया, ठीक है। ये जो है फिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिससे पानी क्या होता है, गर्म होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। हॉट वाटर जो जाता है उससे भी क्या होता है, ये स्टीम जनरेट होता है और टरबाइन रोटेट होते हैं और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। ये मणिकर्णा ये मनाली साइड के रीजन में है, हिमाचल प्रदेश में। सो कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी का यूज करके खाना बनाया जा रहा है। सो जियोथर्मल इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके, जो हॉट स्प्रिंग्स है उसका यूज करके हम खाना बनाने के लिए, हीटिंग करने के लिए, कोई चीज़ को हीट करने के लिए या बाथिंग के लिए बहुत साल से यूज करते आ रहे हैं। So USA has the world's largest geothermal power plant, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. तो ये सारे जगहों में जो है जियोथर्मल पावर स्टेशन है। और इंडिया में जियोथर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, मणिकर्णन इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो ये दो जगह पे
ये जियोथर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है। तो ये क्या है जियोथर्मल, जैसे कि ये अंदर जो पानी बह रहा है उसमें क्या होता है, कहीं पे अगर हीट है तो हीट से जो है पानी ऊपर आता है, ठीक है। तो ये क्रैक है, क्रैक नेचुरल क्रैक है, ये यहाँ से पानी आ रहा है। तो ये वेल्स, ठीक है। इस तरीके से टरबाइन को हिला के फिर टरबाइन को रोटेट करके फिर जनरेटर से पावर जनरेट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइडल एनर्जी के बारे में हमको जानना है। तो इस तरीके का एनर्जी जनरेटर फ्रॉम टाइड्स, जो समुद्र की जो लहरें हैं उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। तो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम डैम्स बना सकते हैं जो नैरो ओपनिंग होता है सी का, वहाँ पे जब मतलब समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन कई कई पे जगह जगह क्या होती है, ओपनिंग जो है नैरो होती है समुद्र की, मतलब चौड़ी ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पे हम इस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी को दर्शाया गया है। ये आपका जो रोड्स वगैरह है, ठीक है। तो ये लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड। तो यहाँ पे जो है हाई टाइड से जब लो टाइड में पानी जाता है तो यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये जो टाइडल एनर्जी स्टेशन है वो सबसे पहले फ्रांस में बनाया गया था। सो ड्यूरिंग high tide the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। और जब हाई टाइड का समय होता है, मतलब जब पानी बहुत ऊपर से आता है, तो इस समय जो है हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में पहले के क्लासेस में, तो हाई टाइड जो होता है तो ये जो पानी है उसको डैम्स में रोका जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ, ये है इंडिया में, रशिया और फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो है इंडिया में, वहाँ पे ह्यूज टाइडल फार्म्स है, टाइडल मिल फार्म्स है। नेक्स्ट होता है आपका बायोगैस, लास्ट टॉपिक है ये। तो बायोगैस में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो भी मैनवर है वो सब डालना है, ठीक है। और ये आउटलेट होता है, ये गैस का टैंक होता है, ठीक है। ये सॉइल वगैरह है और ये फर्टिलाइजर, यहाँ से अगर जो गैस में नहीं बन पाता वो फर्टिलाइजर में बन जाता है, मैनुअर बन जाता है। और ये यहाँ पे से अपन डालेंगे, स्लरी जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, ठीक है, जैसे कि एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जैसे कि मैंने बताया, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको इसमें डाला जाता है जिससे गैसियस फ्यूल बनाया जाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट is decomposed by bacteria in the biogas digester to emit biogas। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी डालने की जरूरत पड़ती है, जो बायोगैस डाइजेस्टर कहा जाता है, जिससे क्या है बायोगैस वो बना सके। तो एसेंशियल मिक्सचर, तो इसमें क्या क्या डालना पड़ता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो विच इज एसेंशियली अ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन तो रिलीज होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, इसलिए जो है इसे थोड़ा सा मतलब इससे पोल्यूशन भी होता है थोड़ा सा। सो बायोगैस इज एक्सीलेंट फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो एक्सीलेंट है, फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, लेकिन और इससे मैन्योर भी रिलीज होता है। सो एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टिंग। तो एनर्जी सब जगह है, लेकिन इस एनर्जी को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कॉस्टली होता है। सो ईच वन कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हमें पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि हमारे दिमाग में रहे कि भाई इतना मेहनत लगता है, इतना प्रोसेस लगता है, इतना पैसा लगता है, इतने एफर्ट्स लगते हैं, इतना पॉल्यूशन होता है, सब चीज़ होता है, इसलिए हमको यहाँ चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि हर एक व्यक्ति के दिमाग में रहे कि हमको एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। सो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। तो एनर्जी सेव है तो एनर्जी जनरेट हो रहा है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो आज ही हमें एक्शन लेने की जरूरत है ताकि हम एक अच्छा मतलब एक एनर्जी फ्यूचर बना सकें। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा लंबा चैप्टर, काफ़ी लंबा चैप्टर था और काफ़ी बड़े पार्ट्स में आने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।